नमस्कार, स्वागत है आपका कॉर्पोरेट कनेक्शन में। मैं हूं आपके साथ सौमित्र बुतकर। इस शो में हम देश के दिग्गज कंपनियों के मैनेजमेंट से खास बातचीत करते हैं ताकि निवेश से पहले कंपनी की हर जानकारी आपके पास हो। वित्तीय स्थिति से लेकर कंपनी की योजनाओं तक, ऑर्डर बुक से लेकर कर्ज तक, नए प्रोडक्ट लॉन्च से लेकर कारोबार की चुनौतियों तक, हर वो बारीक बातें जिनका असर उस कंपनी के निवेशकों पर पड़ता है, इस पर हम करते हैं चर्चा अपने खास कार्यक्रम कॉर्पोरेट कनेक्शन में। लेकिन इससे पहले कि हम आज के मेहमान से चर्चा करें, एक नज़र बाजार पर डालते हैं। फिलहाल हमने देखा कि एक छोटे दायरे में बाजार घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। आज सुबह से 50-70 पॉइंट नीचे और उसी के आसपास फ्लैटिश लेवल दिखाई देगा आपको। इस समय करीब 0.5% की गिरावट निफ्टी में और सेंसेक्स करीब 270 पॉइंट नीचे है। बैंक निफ्टी जिसने काफ़ी सपोर्ट किया था बाजार की इस बुल रैली को, उस पर कमजोरी धीरे धीरे बढ़ती हुई दिखाई देगी आपको। 1% नीचे आज बैंक निफ्टी है। सबसे ज़्यादा गिरावट में कौन कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो वहां पर नाम लेना होगा रियल एस्टेट और मेटल स्टॉक्स का। सबसे पहले हमने देखा टाटा स्टील और हिंडाल्को, ये दो वो स्टॉक्स हैं जो करीब 2.5 से 3% की गिरावट के साथ कारोबार करते दिखाई दे रहे हैं। इसकी वजह से बाजार पर काफ़ी दबाव पड़ रहा है। जेएसडब्ल्यू स्टील एक और निफ्टी का बड़ा काउंटर जिस पर भी हमने कमजोरी आते हुए देखी है। कुछ स्टॉक्स जो मदद कर रहे हैं बाजार की, उसमें सबसे ऊपर नाम आएगा महिंद्रा एंड महिंद्रा का। M&M के नतीजे कल आए। कंपनी ने बताया कि वो इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में कुछ और डेवलपमेंट यहाँ पर ग्रोथ दिखाने वाली है। अगले कुछ सालों में 2027 तक 10 से ज़्यादा गाड़ियां लॉन्च होंगी। साथ ही साथ इस सेगमेंट में बढ़त होने की उम्मीद है, जिसका जो है रिजल्ट दिख रहा है हमें आज स्टॉक प्राइस में करीब 3.5% ऊपर। ब्रिटानिया के नंबर्स भी आए थे, वो स्टॉक भी आज करीब 2% ऊपर दिखाई देगा। इसके अलावा बाजार की दिग्गज कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज मदद करता है बाजार का। काफ़ी बड़ा मोमेंटम होता है RIL का, जिसकी वजह से बाजार की दिशा तय होती है। उसमें आज पॉजिटिव मोड दिखाई देगा आपको। हमने करीब 1% की बढ़त रिलायंस में आते हुए देखी है। ब्रॉडली एक छोटे से दायरे में दबाव मेटल शेयर बना रहे हैं और कुछ और ऑटो और दूसरे स्पेस हैं जहां से सपोर्ट मिल रहा है बाजार को, जिसकी वजह से फिलहाल एक छोटे से रेंज में ही आपको दिखाई देगा। चलिए फोकस करते हैं हमारे आज के मेहमान पर। कॉर्पोरेट कनेक्शन में आज हमारी बात होने वाली है इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के मैनेजमेंट से, और इस खास बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर AK जना। बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका। लेकिन साथ ही IGL पर हम फंडामेंटल राय भी देंगे, बाजार के एक्सपर्ट भी जुड़ेंगे हमारे साथ। इससे पहले कि हम मिस्टर जना से बातचीत शुरू करें, आपको बताएं कंपनी का एक बैकग्राउंड छोटा सा। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड 1998 में शुरू हुई थी और गेल इंडिया और BPCL की जॉइंट वेंचर कंपनी है। सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन का कारोबार है और 5% हिस्सेदारी यहाँ पर दिल्ली सरकार की भी है। हमने देखा एक काफ़ी दिग्गज कंपनी अपने फील्ड में यहाँ पर। मिस्टर जना, बहुत बहुत स्वागत है आपका ET नाउ स्वदेश पर। पहला सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा नतीजों के बारे में ही जो आपने पेश किए हैं। हमने देखा कि नतीजे अच्छे थे। क्या आपकी उम्मीद के मुताबिक ही रहे नतीजे, और वॉल्यूम ग्रोथ कुल मिलाकर किस तरह का रहा? आपसे शेयर करने में काफी आनंद हो रहा है कि ये जो क्वार्टर की रिजल्ट हमने जो अचीव किया है वो हाईएस्ट एवर IGL की रिकॉर्ड है इन टर्म्स ऑफ पैट बोलिए, वॉल्यूम या टर्नओवर। एंड इसका मेन कारण यही है कि जो हमारे जो स्ट्रेटजी हमने अपनाया था कोविड के बाद, किस हिसाब से हमको इंफ्रास्ट्रक्चर लाइन अप करना है और फैसिलिटेशंस करना है एंड यूजर्स को, वो सारे चीज सक्सेसफुली हमने इम्प्लीमेंट किया है, जिसके कारण ये हो रहा है। और आज के दिन में देखेंगे कि करीब 7.24 के आसपास MMCMD गैस हम सेल कर रहे हैं, जो कि प्री कोविड की पहले भी करीब 6.24, करीब 1 मिलियन एक्स्ट्रा वॉल्यूम बढ़ा है, दैट टू इन अ स्पैन ऑफ 1.5 ईयर। इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट बेसिकली। एंड इसके अभी अगर आप देखेंगे कि अभी भी स्कूल, IT सेक्टर, एयरपोर्ट फुल्ली फंक्शनल तो हुआ नहीं है। जब ये भी हो जाएगा, और भी वॉल्यूम में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि करीब 8 मिलियन तक तो हम लोग टच कर लेंगे। एंड अपना एक्सपेक्टेशंस जो है कि एंड ऑफ द ईयर करीब 7-7.5 के आसपास MMCMD गैस की टारगेट हम अचीव कर लेंगे। और जहां तक आपकी जो सवाल था एक्सपेक्टेशन से कहाँ पे है हम लोग, मार्केट का भी एक्सपेक्टेशंस जो था उससे भी हम उभर के आए हैं, ज्यादा ही हमने किया है। इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि गाड़ी जो कन्वर्जन हो रहा था पहले,
वो करीब 3-4 हजार गाड़ियां सीएनजी में कन्वर्ट हो रहा था इन ए मंथ। अभी वो करीब 12 से 15 हजार हो रहा है। हमने इसके लिए काफी डिस्कशन किया सारे मैन्युफैक्चरर के साथ, और कहाँ का उनको क्या किस टाइप की इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, सो दैट जॉइंटली हम लोग मार्केटिंग कर सकते हैं। तो जिसके कारण आज के दिन में वॉल्यूम बढ़ा है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये गाड़ी की संख्या करीब करीब 18 से 20 हजार हो जाएगा एंड ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर, एंड उससे भी काफी वॉल्यूम आएगा। दूसरा तो एक चीज है कि हमारे जितने नया जीए है वहां पे भी हम लोग एग्रेसिवली काम कर रहे हैं। अभी हमने ज्यादा कुछ कर नहीं पाया है, बट इंफ्रास्ट्रक्चर हमने क्रिएट किया, वॉल्यूम नहीं आ पाया बिकॉज ऑफ कि अभी जो गैस है वहां पे पाइपलाइन के माध्यम से पहुंच नहीं रहा है, जिसके कारण हमको करीब करीब 150-200 किलोमीटर कास्केड में ट्रैवल करके गैस लेके जा रहे हैं, कॉस्टली पड़ रहा है। बट मार्केट सीडिंग करने के लिए हमने ये भी चालू कर दिया था, और एक अजमेर जैसे वहाँ पे पाइपलाइन पहुंचने में लेट होगा, इसलिए हमने वहाँ पे एलएनजी टैंक लगा दिया। एलएनजी के माध्यम से भी हम आरएलएनजी बना के उसको बेचेंगे। बाकी अभी पाइपलाइन की कनेक्टिविटी सारे नया जीए में एंड ऑफ दिस ईयर तक हो जाएगा, जिसके कारण और भी वॉल्यूम हमारे बढ़ेगा। तो जो आपको मैं बता रहा था कि 8 मिलियन के आसपास पीक में तो पहुंच जाऊंगा, लेकिन एंड ऑफ द ईयर करीब करीब 7 से 7.5 एमएमसीएमडी गैस हम सेल कर पाएंगे, बिकॉज ऑफ की इस फाइनेंशियल ईयर की पहले 2 महीना सेकेंड वेव कोविड के कारण हम बिजनेस नहीं कर पाए। बिजनेस तो बेहतर होता हुआ दिख ही रहा है, जैसा आप कह रहे हैं प्री कोविड लेवल्स पर पहुंच गए हैं, लेकिन जब रिजल्ट हम एनालाइज कर रहे थे तो हमने देखा कि जो मार्जिन्स है उन पर कुछ दबाव देखने को मिल रहा है। इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं, और साथ ही कॉस्ट कितनी पास ऑन हुई है? मार्जिन में कॉस्ट इंपैक्ट आया है, डेफिनेटली गैस कॉस्ट बढ़ा है। 2 कारण से बढ़ा है। एक तो डोमेस्टिक गैस की प्राइस बढ़ा है, और हमने स्ट्रेटेजिकली एट ए टाइम पास थ्रू नहीं किया है, बट नाउ हमने पूरा पास थ्रू कर दिया है 2-3 बार प्राइस बढ़ा के। बट ये देखना था कि जो मोमेंटम चल रहा था कन्वर्जन के ऊपर इम्पैक्ट ना आए, जिसके कारण हम लोग ये स्ट्रेटेजी लिया है। बट अपना टारगेट ये था कि जो ईबीटा होता है और एससीएम, उसको मैं इंटेक्ट रखूं, और वो अगर आप देखेंगे लास्ट ईयर करीब था 7.4 रुपीज पर एससीएम ईबीटा, वो अभी भी मेंटेन है, रादर उससे भी ज्यादा है, करीब करीब अभी 7.89 के आसपास है। तो उस हिसाब से हम अगर देखेंगे एट द एंड ऑफ द ईयर, जब अगर ईबीटा में मेंटेन करता हूं और वॉल्यूम बढ़ता है, जो हमारे जो टॉप लाइन और बॉटम लाइन की टारगेट है वो हम आसानी से अचीव कर पाएंगे। तो अब यहाँ पर फोकस करना होगा आने वाले दिनों पर मिस्टर जना। तो बिजनेस को जो एक्सपैंड करने का प्लान आप कर रहे हैं, पीएनजी को लेकर क्या किस तरह की योजना है, रीजनल लेवल पर किस तरह की विस्तार की योजना कंपनी ने बनाई है? एक्सपांशन प्लान लास्ट ईयर इंडस्ट्री में हम सबसे ज्यादा डोमेस्टिक कनेक्शन दिया, करीब 3,15,000। इस साल हमारे टारगेट है करीब 4 लाख डोमेस्टिक कनेक्शंस करेंगे, एंड करीब करीब 2.5 से 3,000 इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल कनेक्शंस करेंगे। सीएनजी स्टेशन हमने अभी तक करीब 50-60 हम लोग लगाते थे, वो करीब 125 के आसपास हम लगाने जा रहे हैं, और जिसके करीब अभी तक तो करीब करीब 20% कमीशन भी हमने कर दिया इस साल में ना। जीए में जैसी पाइपलाइन कनेक्टिविटी आ जाएगा, वहां पे भी ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ जाएगा। और आज के दिन में अगर मैं आपको ये कहूँ कि टोटल जो सीएनजी स्टेशन कंट्री में है, करीब 46 सीएनजी एंटिटी इसमें काम कर रहे हैं, जिसके करीब 3,400, उनमें से करीब 625 तो आईजीएल का है। और दिल्ली की बात करूं तो दिल्ली में करीब 426 सीएनजी स्टेशन है। पेट्रोल पंप की संख्या के सामने ज्यादा ही है, पेट्रोल पंप करीब 395 है। एंड आज के दिन में जो दिल्ली में मेरा इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो करीब करीब 90 लाख है, जिसकी 90 लाख केजी पर डे हम सेल कर सकते हैं, उसके 40% करीब सेल हो रहा है। ये बट इसके बावजूद भी हमने ने अभी प्राइवेट पार्टिसिपेशन के लिए बहुत सारे स्कीम हमने लॉन्च किया है। एक तो डोडो मॉडल हमने डीलर ओन डीलर ऑपरेटेड स्टेशन कराने के लिए हमने करीब 77 एलओआई दिया हूं, जिसमें करीब 50 हमारा दिल्ली में ही है। और अभी एक नया स्कीम, अगर किसी के पास पैसा हो और जमीन हो, वो अपना सीएनजी स्टेशन लगा के ऑपरेट भी कर सकते हैं, फुल डोडो का भी स्कीम
काल से हम लॉन्च कर रहे हैं, एनीबॉडी कैन पार्टिसिपेट। दूसरा हमने अभी MRU भी यहाँ पे दिल्ली में लगाया, तो अगर मतलब मूवेबल रिफ्यूलिंग यूनिट है जो कहीं पे भी जाके भर सकता है, ये आइडिया लेके हमने कमीशन किया है और ये बहुत अर्ली स्टेज है। अगर वो सक्सेसफुल हो जाए तो हम इसको भी काफी ज्यादा संख्या में हम चालू करेंगे। और हमने अभी SDMC और जितने भी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है यहाँ पे सबके साथ बात किया है। कुछ कुछ हमने लैंड भी इन लोग से ले रहे हैं, जो छोटे छोटे ढालाव था जहाँ पे अभी कुछ नहीं हो रहा है, वहाँ पे छोटे छोटे CNG स्टेशन लगा के तो कस्टमर को वेट ना करना पड़े, क्यू कम करने के लिए हम वो भी कर रहे हैं। और करीब 12 मेगा CNG स्टेशन लगाने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं आउटर और इनर रिंग रोड के ऊपर, सो दैट कि आउटर रिंग रोड में जो लाइनें वगैरह लगता है वो ना लगे। तो ये है प्लान, मेरा काफी मैसिव प्लान है। इन एडिशन टू दैट हमने EV के ऊपर भी काम कर रहे हैं, CBG के CBM के ऊपर भी काम कर रहे हैं हम लोग, एंड हाइड्रोजन प्लांट के ऊपर भी एक्सपेंशन हम कर रहे हैं। और एक एंगल है कि लॉन्ग हॉल ट्रांसपोर्टेशन जो मतलब यहाँ से देहरादून बस हमने चला है, एक बार फिल करके जाता है तो करीब करीब 1000 किलोमीटर चलता है, टाइप 4 सिलेंडर लगा है बस में, तो वो सक्सेसफुल हुआ है। उसको देखते हुए नाउ सारे STU जो हमारे आसपास जितना स्टेट्स है उनके साथ हमने डिस्कस किया है, तो करीब 100 बसेस कन्वर्ट करने का हमारा टारगेट है बाई एंड ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर, तो वो भी हम लोग अचीव कर लेंगे। जना काफ़ी एम्बिशियस प्लान्स कंपनी के आपने हम हमारे साथ शेयर किए। जाहिर तौर पर इस विस्तार के लिए फंड्स की ज़रूरत होगी, तो क्या प्लान है कंपनी का? आप फंड रेज करेंगे या फिर इंटरनल रिसोर्सेज से खर्च इसको फंड करेंगे? फिलहाल बैलेंस शीट की क्या पोजीशन है आपकी? देखिए, हम तो डेट फ्री अभी है, और जो हमारे इंटरनल रिसोर्सेस है हम लोग अभी अरेंज करेंगे। करीब करीब हमारे जो प्लान है 1500 से 2000 करोड़ पर ईयर हम एक्सपेंडिचर करेंगे। और जो इंटरनल रिसोर्सेस होगा, अगर जरूरत पड़ेगा तो लोन ले लेंगे, तो बैलेंस शीट की बेसिस पे हम लोन तो ले सकते हैं आराम से। तो अभी हो सकता है 2-3 साल हमको जरूरत ना पड़े, बाद में जरूरत पड़ेगा तो हम लेंगे, बट इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना बहुत जरूरी है। जब तक वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा तब तक ये बिजनेस ग्रोथ मुश्किल है। नया जितना GA दिया है, और 11th राउंड में भी हम पार्टिसिपेट करेंगे एंड कोशिश करेंगे उसमें भी हम लोग कुछ सक्सेसफुल अच्छे GA लेके आए, सो दैट कि IGL इज नॉट कन्फाइंड इन दिल्ली ओनली, और पैन इंडिया बेसिस पे हम काम करें। बिल्कुल, तो जो प्लान्स आपने शेयर किए हमारे साथ वो काफ़ी एम्बिशियस है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, और आप बता रहे हैं कि ज़रूरत होने पर आप लोन भी ले सकते हैं। एक आइडिया आपसे लेना चाहते हैं, जो इकॉनमी अब दोबारा खुलने लगी है, आपको क्या लगता है कि डिमांड किस तरह की होगी आने वाली तिमाहियों में? खासतौर पर कमर्शियल गैस पर क्या आउटलुक है आपका? डिमांड जो अगर सेक्टर वाइज देखूं, CNG में इस साल की तो करीब 36% ग्रोथ है, एंड वो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मेंटेन हम कर पाएंगे। लेकिन अगर 1920 की एस्पेक्ट में अगर देखूं तो करीब 10-11% तक हम पहुंच पाएंगे। DPNG मतलब जो डोमेस्टिक घर पे जो गैस जाता है वो करीब करीब आपकी मतलब 34% एक्सपेक्टेड है विद रेस्पेक्ट टू द 1920 की बात कर रहा हूँ, कि लास्ट ईयर तो जो कोविड के टाइम डोमेस्टिक कंजम्पशन काफी ज्यादा था, तो अगर मैं लास्ट ईयर की रेस्पेक्ट में सोचूंगा कि 11% करीब आएगा। इंडस्ट्रियल और कमर्शियल में ये दोनों मिला के करीब करीब 20% की सेल रहेगा। सो ऑल पुट टुगेदर में देखूं करीब 30% वॉल्यूम ग्रोथ वुड बी देयर विद रिस्पेक्ट टू द लास्ट ईयर, एंड बाकी टॉप बॉटम लेवल तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 45 to 50% ग्रोथ वुड बी देयर। 45 to 50% ग्रोथ की उम्मीद कर रहे हैं यहाँ पर। एक आउटलुक आपसे लेने चाहेंगे गैस प्राइसिंग के ऊपर, कीमतों पर आपको क्या लगता है, यहाँ से कुछ और बढ़त की उम्मीद की जा सकती है? गैस प्राइस तो जो डोमेस्टिक गैस है एंड देन RLNG, ये दो टाइप की है। तो डोमेस्टिक गैस जो है कि एलोकेशन के माध्यम से जो मिलता है वो बेस्ड ऑन ग्लोबल जो 4 हब है उसकी बेसिस पे जो फॉर्मूला है, उसमें गैस प्राइस तो फॉर्मूला बेसिस में बढ़ेगा।
और जब घटा था उसका भी फायदा हम लोग को मिला है। और अभी गैस ग्लोबली प्राइस बढ़ रहा है तो इसके लिए गैस प्राइस बढ़ेगा। तो अभी करीब $1 के आसपास बढ़ा है और अप्रैल में एक्सपेक्टेड है कि 2 से $2.5 के आसपास बढ़ेगा। बट उसका भी बेसिकली जो हम लोगों ने देखा है कि आज के दिन में जो प्राइस इंक्रीज बेसिकली जो 62% हाइक हुआ है डोमेस्टिक प्राइस में। बट हमारे जो प्राइस होता है उसमें बहुत सारे कंपोनेंट है। तो गैस कॉस्ट एक कंपोनेंट है जिसका इम्पैक्ट करीब 10% आना था, वो करीब 10% हमने पास थ्रू किया है। बट वो हम लोग प्रोग्रेसिवली किया है सो दैट कि इम्पैक्ट एट ए टाइम कस्टमर के ऊपर ना आए, जो हमारे कन्वर्जन का जो ग्रोथ है वो मेंटेन रहे। और उसी लिए हमने एक स्ट्रेटजी बनाया, उसी हिसाब से हमने उसके प्राइस बढ़ाया। तो आज के दिन में अगर अपना बिजनेस देखेंगे तो जो ईबिटा पर एससीएम वो हमारे इंटैक्ट है, वॉल्यूम बढ़ रहा है और ईबिटा पर वो भी करीब 8 से 9% भी एक्स्ट्रा बढ़ेगा, हमारी एक्सपेक्टेशन सही है। उस एंगल से हम ये कहेंगे कि प्राइस इंक्रीज जो है एक इंक्रीज व चेंजेस जो होता है वो एक नॉर्मल फिनोमिना है, क्योंकि ग्लोबल प्राइस ब्रेंड का भी फ्लक्चुएशन है, अभी डोमेस्टिक प्राइस का भी बढ़ेगा। तो बैलेंसिंग करना बहुत जरूरी है बिटवीन द इन्वेस्टर एंड द एंड यूजर। वो हम एक अच्छा रोबोस्ट प्राइसिंग पॉलिसी हमारे पास है जिस बेसिस पे हम लोग दोनों के इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करते हुए हम बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे। बिल्कुल अच्छी तरह से आपने क्लैरिफाई किया वहाँ पर प्राइसिंग के सवाल को। एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा और वो ये कि पहली जो 6 महीने रहे हैं, किस तरह के चैलेंजेस आपने फेस किए यहाँ पर अपने बिजनेस में? जो चैलेंज तो एक था कि हम कैसे जो इंक्रीज ऑफ प्राइस एंड शॉर्टेज ऑफ डोमेस्टिक गैस को ये करें। तो उसमें 2-3 चीजें किए हैं हम लोग ने। डोमेस्टिक गैस की प्राइस जो इंक्रीज हुआ है ये हम पहले से प्रेडिक्ट कर रहे थे। तो उसको हम लोग ने एक फेज वाइज बढ़ाया जिसके कारण इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है। ग्रोथ अभी भी मेरा जो कन्वर्जन हो रहा है वो इंटैक्ट है। दूसरा एक चीज था जो कि प्राइस जो स्पॉट की प्राइस बहुत ज्यादा हो रहा था, हमने हमारे जो सोर्स है उनके साथ टाई अप हम लोग ने ऐसे किया। आज के दिन में हमने एक पोर्टफोलियो क्रिएट किया है जिसमें माने सारे प्रकार की गैस है सो दैट कि हमको कॉस्टली स्पॉट ज्यादा खरीदना ना पड़े। इसमें हमारा ब्रांड भी है, इसमें हमारा जेसीसी फार्मूला के बेस्ड है, इसमें हमारा हेनरी बेस्ड में भी है, रास गैस भी है। तो इसके कारण हमारे जो प्राइस है स्टेबल, मतलब इनिशियली थोड़ा सा प्रॉब्लम था, अभी नाउ स्टेबल हो रहा है सो दैट कि हमको ज्यादा प्राइस जो हम लोग जो प्राइसिंग ये करते हैं ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं आएगा। एक स्टेबल प्राइस हमारे कस्टमर के लिए अवेलेबल रहेगा। दैट वाज द बेसिक चैलेंज वाज देयर। एंड और दूसरा चैलेंज जो है कि नया जीए में गेटिंग परमिशंस एंड सरकार के साथ अलाइनिंग दैट कि किस बेसिस पे हम लोग काम करेंगे, जो चार्जेस वगैरह हो रहा था। तो राजस्थान गवर्नमेंट के साथ काफी डिस्कशन हुआ जिसके कारण अभी वहाँ पे भी जो सीजीडी एक गाइडलाइंस करके बनाया गया था वहाँ पे भी इम्प्लीमेंट होना चालू हो गया है, जिसके कारण वहाँ पे भी परमिशन मिलने लगे। और बेनिफिट भी हमको मिल रहा है कि यूपी में तो ऑलरेडी था तो इसमें ज्यादा हमको प्रॉब्लम नहीं था यूपी में। तो अभी सारे जीए का जो परमिशंस और उसके बाद वहाँ पे ऑफिस सेटअप करना, एक नया एरिया चालू करना नया नया जगह में, तो वो सारे चीज अभी हो गया नाउ। और एक सबसे बड़ा चैलेंज जो था कि गेटिंग द गैस थ्रू पाइपलाइन इन न्यू जीए, वो भी हमने ओवरकम कर लिया। बाई एंड ऑफ दिस ईयर सारे जीए पाइपलाइन के माध्यम से हमको गैस अवेलेबल हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया जना साहब, आज ईटी नाउ स्वदेश पर हमारे साथ जुड़कर अपनी कंपनी के बारे में वो डिटेल्स देने के लिए। ए जना आईजीएल के मैनेजिंग डायरेक्टर बताते हुए कि किस तरह की योजनाएं हैं कंपनी की आने वाले समय में। काफ़ी एम्बिशियस प्लान्स बनाए हैं कंपनी ने और उसके लिए जैसा कि मिस्टर जना बता रहे थे कि यहाँ पर कंपनी डेट फ्री है। ज़रूरत हुई तो 1-2 साल में शायद लोन ले सकते हैं, लेकिन उसकी फ़िलहाल उन्हें ज़रूरत दिखाई नहीं दे रही है। एक बड़ा चैलेंज जो उन्होंने पिछले समय में फ़ेस किया वो था जो घरेलू गैस के जो दाम बढ़े हैं उसको उन्होंने चैलेंजिंग तरीके से डील किया है। और
आगे जो बिजनेस को बढ़ाना है, उन्हें नई पाइपलाइन सेटअप करनी है, वो भी एक बड़े चैलेंज के तौर पर देख रहे हैं। लेकिन कंपनी आईजीएल तैयार है और वो तैयार हो गए हैं यहाँ से आने वाले समय में अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए। स्टॉक पे नज़र डालिए एक बार आईजीएल के। हमने देखा काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट पिछले एक साल में नहीं दिखाया स्टॉक ने। करीब 10% के आपको गेंस दिखेंगे साल भर का अगर आप चार्ट देखेंगे तो उस हिसाब से। आज तो स्टॉक एकदम फ्लैटिश है, बिल्कुल जैसा बाजार है उसी तरह से उसके भी मूव हैं। 602 तक के हाई इस स्टॉक ने लगाए हैं पिछले एक साल में, लेकिन जैसा कि हम बात कर रहे थे 9.5% के रिटर्न्स साल भर में दिए हैं इस कंपनी ने। आईजीएल का शेयर आज कॉर्पोरेट कनेक्शन में हमारा खास चर्चा का विषय। चलिए एक और कंपनी पर फोकस करेंगे जो है बजाज ऑटो। ये कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल में उतरने की तैयारी पूरी कर चुकी है। ईटी नाउ स्वदेश को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक कंपनी की ईवी के लिए फंड जुटाने की भी योजना है। पूरी खबर बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं उत्कर्ष चतुर्वेदी। उत्कर्ष, क्या डिटेल्स हैं आपके पास? देखिए, जब राजीव बजाज ने कहा था कि उनको हल्के में ना लिया जाए तो उनके पास पुख्ता प्लान्स हैं इस समय जिनकी वजह से उनको हल्के में नहीं लेना चाहिए। और यही हमें बताया जा रहा है अपने सूत्रों के द्वारा कि कंपनी आकुर्डी में जो प्लांट डालने जा रही है उसकी कैपेसिटी 3 लाख पर एनम है। और जब आप 3 लाख पर एनम की कैपेसिटी डाल रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी केवल चेतक बेचेगी। इसका अर्थ ये है, और सूत्रों ने हमें ये बताया है कि कंपनी चेतक के बाद एक और प्रोडक्ट अगले साल लाने वाली है। मोटरसाइकिल होगी या स्कूटर होगा, इसके बारे में हमें नहीं पता अभी, लेकिन एक और प्रोडक्ट बजाज की ओर से इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में आएगा। उसके बाद इस समय जो कंपनी का चेतक है उसमें जो मोटर लगी है, उसमें जो चार्जर लगा है वो बॉश से आता है। कंपनी इन खर्चों को काटना चाहती है और इसीलिए कंपनी ने अपनी R&D में अपना खुद का मोटर और अपने खुद के चार्जर को डिजाइन कर लिया है। देखिए, अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करते हैं ना, उसमें 3 सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती हैं: मोटर, बैटरी, चार्जर। अब बैटरी तो इस समय जो बैटरी सेल्स है स्पेशली वो तो बाहर से ही आते हैं, लेकिन जो मोटर है, जो चार्जर है, ये सारी जो चीज़ें हैं अब बजाज खुद बनाने वाली है। कुछ दिनों के अंदर उनको एआरए सर्टिफिकेशन आ जाएगा और कुछ समय के अंदर आप देखेंगे कि जो प्राइसेस में, जो मार्जिन में उनको फ़ायदा मिलेगा चेतक के, जो भी प्राइस काफ़ी आगे हैं वो कम भी हो सकते हैं और जो नए प्रोडक्ट लॉन्च होंगे वो काफ़ी कम दाम पे लॉन्च हो सकते हैं। जो एज जिसकी भावेश अग्रवाल लगातार बात करते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल की वजह से, वो बजाज ऑटो को मिलेगी। और इन सब के साथ साथ कंपनी फंड रेज के बारे में सोच रही है। अभी इनिशियल स्टेज है, लेकिन हमें बताया जा रहा है कि कंपनी ईवी यूनिट के लिए पैसा जुटाने को देख सकती है और वो एक्सप्लोर कर रही है अभी कई सारे पीई ऑप्शंस। शुक्रिया उत्कर्ष। तो ईवी सेगमेंट में यहाँ पर काफ़ी योजनाएं बजाज ऑटो की, और हम देख रहे हैं उत्कर्ष जो खबर लाए हैं यहाँ पर अपना प्लांट लगाएंगे। बैटरीज और इस तरह के जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, वो अब बजाज का प्लान है कि वो यहाँ देश में ही बनाएंगे। चलिए फिलहाल कॉर्पोरेट कनेक्शन में पूरी टीम को हमें दीजिए इजाज़त।